हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग रोज़ पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम की डे 8 में 8वां दिन आज हम करने वाले हैं। तो 7 क्लास मैंने अभी तक कर ली हैं, जिसमें भारतीय का जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी को मैंने पूरा समाप्त कर दिया है 6 वीडियोज़ में। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप उनको देख लेना। कल से मैं आपको करा रहा हूँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने पहली वीडियो कर ली है, उसमें हमने महत्वपूर्ण चीज़ें देखी थी। भारत का भौगोलिक विस्तार किस प्रकार है, हमने भारत की सीमाएं देखी थी और बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बन सकती है। आज हम कुछ और चीज़ें करेंगे। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भारत का मैप डाउनलोड नहीं किया है तो मैप डाउनलोड कर लो और एक रफ पेज में बना लो। वहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसको मेंशन करते जाना है। आप देखोगे कि जो आपका भूगोल है वो एक अच्छी तरीके से, अच्छे डायरेक्शन में आपका तैयार होता जाएगा। क्योंकि जब आप मानचित्र की सहायता से पढ़ाई करते हो तो आपको कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी करने को मिल जाती है। तो आई होप आप लोग ये काम जरूर करेंगे, पेन और पेपर अपने हाथ पर रखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नोट्स ज़रूर बना लेना क्योंकि आपके आने वाले जो एग्जाम हैं उससे पहले आपके रिवीजन के काम आएंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसमें हम बात करेंगे हिमालय के बारे में बात करेंगे और महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बात करेंगे। आज हम दर्रों के बारे में बात करेंगे और पठार के बारे में बात करेंगे। इनकी स्थिति देखेंगे कि कहाँ पर अवस्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले। बहुत ज़्यादा आपकी ये इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोग हमेशा देखोगे। तो अगर हम हिमालय के बारे में बात करें, आज हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। देखो भाई, हिमालय के बारे में अगर बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके आपको सिद्धांत पूछते जाते हैं। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके सिद्धांत पूछते जाते हैं। इसलिए एक फेमस सिद्धांत है कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। दूसरा है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये दो सिद्धांत आपको ध्यान में रखने हैं जो कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और हमने 45 दिनों में सारी चीज़ें करनी है, इसलिए मैं इन के डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। क्योंकि परिभाषाएं इतनी लंबी नहीं पूछी जाएंगी, उनके अंदर की व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर इनको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो विश्व भूगोल में आप देख लेना, वहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा रखा है इसको। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोल्डेड माउंटेन है। हमने जब विश्व भूगोल में पर्वत पढ़ाए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि वलित पर्वत किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर सीधे से ये ध्यान में रखना है कि हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। कैसा है, वलित पर्वत है। अब यहाँ पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पर। क्या, नदियों के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। अब पहले हम देखेंगे नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर तो मैं इस मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अगर हम सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं तो ये तिब्बत के यहाँ से निकलती है। ये हमारा तिब्बत है यहाँ पर। तो इस ऊपर से इस तरीके से सिंधु नदी निकलती है। इस तरीके से सिंधु नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है और यहीं से निकलती है एक सतलज नदी। क्या निकलती है, सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर से आते हुए ये भी पाकिस्तान में चले जाती है। इन नदियों को हम जब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब हम नदियों वाला चैप्टर करेंगे। तो यह है सिंधु नदी और यह है सतलज नदी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ से निकलती है काली नदी और ये कहाँ को चले जाती है, ये चले जाती है नेपाल में। यहाँ से फिर ये चले जाती है काली नदी नेपाल में। यहाँ पर है सिक्किम में तीस्ता नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी, इस प्रकार से तीस्ता नदी प्रवाहित होती है
और अगर हम बात करें लास्ट में यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका मैं नाम लिख दे देता हूँ, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये है तीस्ता नदी, और ये है काली नदी। काली नदी। अब देखो आपसे क्वेश्चन नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण पूछता है, तो सबसे पहले आपका हिमालय होगा वो होगा कश्मीर हिमालय। क्या होगा भाई? कश्मीर हिमालय, या फिर इसी को हम पंजाब हिमालय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पंजाब हिमालय। तो ये कौन सा क्षेत्र है? यह है ये वाला क्षेत्र, सिंधु और सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय स्थित होगा उसको हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय। ये आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सतलज और सिंधु नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? वो है कुमाऊं हिमालय, जहाँ पर हमारा उत्तराखंड आ जाता है इस हिमालय के अंतर्गत। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित है। फिर अगर हम बात करें काली और तीस्ता के बीच में, तो यहाँ पर आ जाता है नेपाल हिमालय। यहाँ पर आ जाता है नेपाल हिमालय। कौन सा आ जाता है? नेपाल हिमालय। फिर अगर हम बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, इन दो नदियों के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा असम हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा? असम हिमालय आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे कितने हिमालय? 1 2 3 4। कौन कौन से? कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये है सिडनी बुरार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर ले जाना। तो आई होप आपको ये नदियों के आधार पर हिमालय की जो वर्गीकरण है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं से अब हिमालय के बारे में हम देखेंगे। इसको मैं सब साफ कर देता हूं क्योंकि हम यहां पर से फिर से देखेंगे हिमालय के वर्गीकरण को ही देखेंगे। हिमालय के वर्गीकरण को और देखते हैं हम भाई किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अभी तो हमने सिर्फ नदियों के बारे में देखा। आप यहाँ पर नक्शा जरूर बना लेना क्योंकि नक्शे में आप मेंशन करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक है, देखो अब हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। हिमालय, तो देखो हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे पहला है ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहत हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। अब देखो ये जो ट्रांस हिमालय है इसको हिमालय की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि हिमालय की श्रेणी में इन तीनों को रखा गया है, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये इसलिए रखा गया है, अभी हमने पढ़ा कि कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसमें ये कहा गया है कि जो हिमालय की उत्पत्ति हो रखी है वो पहले यहाँ पर टैथिस सागर था। यहाँ पर क्या था? एक टैथिस सागर था, उससे हिमालय की उत्पत्ति हो रखी है। तो उससे बनने वाला जो हिमालय था वो था बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन अगर ये ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति इन तीनों हिमालय से पहले हो चुकी थी, इसलिए इस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस हिमालय के नाम से? पार हिमालय। अब हम ट्रांस हिमालय देख लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये वाला क्षेत्र है जो कि सबसे पहले आता है और ये है ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। इसको देखो भाई, ये है ट्रांस हिमालय। इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। पार हिमालय भी इसी ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी हैं? 3। अब उन 3 पर्वत श्रेणियों के बारे में देखो। सबसे पहले तो आती है कारगिल श्रेणी, कारगिल पर्वत श्रेणी, कारगिल पर्वत श्रेणी। दूसरा आता है लद्दाख, दूसरा आता है लद्दाख और तीसरा आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या आता है? जास्कर
पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे उत्तर में देखो कारगिल पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। अब अगर हम देखें कारगिल में, देखो कारगिल से आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एक चोटी है, यहाँ पर क्या है, एक चोटी है जिसको हम बोलते हैं K2। महत्वपूर्ण नाम आप लोगों ने सुना होगा K2 का, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ये है K2, गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। कहाँ की है भाई? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, कारगिल से हमने देख लिया, अब हम देखते हैं लद्दाख से। अब हम देखते हैं लद्दाख से, तो यहां पर एक है राकी पोसी शिखर। क्या है? राका पोसी शिखर कारगिल में यहां पर है। कारगिल के बाद लद्दाख में, लद्दाख श्रेणी में है एक राका पोसी शिखर, राका पोसी शिखर। और ये जो शिखर है इसकी क्या विशेषता है? विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है ये क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो आप इसको बना लो एक बार। ये मार्कर थोड़ा सा कम काम कर रहा है, इसमें मैं इंक डाल दे देता हूं, तो उसके बाद हम फिर करेंगे आगे को इसको शुरू, ठीक है भाई। यहां पर से आपको इतनी चीजें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसकी ऊंचाई आप लिख लो तब तक 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर ऊंचाई है, और ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की क्या है? विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है। पहली कौन होगी? पहली होगी माउंट एवरेस्ट, ये सभी को पता होगा। अगर हम बात करें अब जास्कर पर्वत श्रेणी की, अगर हम बात करें जास्कर पर्वत श्रेणी की, तो यहाँ पर से आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, जास्कर से आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। मैं इतना साफ कर रहा हूँ। फिर हम चलते हैं, अब ट्रांस हिमालय हमने कर लिया, अब हम चलेंगे वृहत हिमालय के बारे में। वृहत हिमालय के बारे में चलेंगे। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा। इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। ट्रांस हिमालय हमने देख लिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे वृहत हिमालय। क्या देखेंगे भाई? वृहत हिमालय। देखो इस प्रकार से वृहत हिमालय की पर्वत श्रृंखला है ये देखो भाई, हिमालय की वृहत पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से आती है। अब यहाँ पर से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई कितनी है? तो अगर हम हिमालय की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई हिमालय की कितनी है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर है पाकिस्तान, और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर है अफगानिस्तान। क्या है भाई? अफगानिस्तान। ये हिमालय जो है ये अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये मुड़ जाता है दक्षिण की ओर, और एक इसकी श्रृंखला चली जाती है पाकिस्तान में, और दूसरी श्रृंखला इसकी चली जाती है अफगानिस्तान में। हिमालय की दो श्रृंखलाएं निकल जाती हैं दक्षिण की ओर। यहाँ पर से एक तो चली जाती है पाकिस्तान में, दूसरी चली जाती है अफगानिस्तान में।
पाकिस्तान में हिमालय को क्या बोला जाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पाकिस्तान में इसको बोला जाता है सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत। अब ये अफगानिस्तान में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में बोला जाता है। इसी प्रकार ये अरुणाचल प्रदेश से फिर दक्षिण की ओर चला आता है, ये म्यांमार में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये म्यांमार में चले जाता है। ये वाली पर्वत श्रृंखला दक्षिणवर्ती मोड़ ले लेता है यहाँ पर। तो म्यांमार में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आराकाम योमा पर्वत। क्या बोला जाता है, आराकाम योमा पर्वत बोला जाता है। कहाँ पर, ये बोला जाता है म्यांमार में, म्यांमार में बोला जाता है आराकाम योमा पर्वत हिमालय को। यहाँ पर है तिब्बत, तिब्बत में क्या बोला जाता है इसको, चेमा युंग डुंग हिमनद, चेमा युंग डुंग, चेमा युंग लुंग। ये कहाँ पर बोला जाता है, ये बोला जाता है तिब्बत में। ये भी आप लिख लो भाई। फिर हम चलते हैं कुछ और चीज़ें जो कि हिमालय के बारे में, हिमालय के वृहत हिमालय के बारे में हम देखेंगे। अगर हम वृहत हिमालय के बारे में देखें तो देखो यहाँ से क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जो है वृहत हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नेपाल देखेंगे तो नेपाल में है क्या, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है भाई, माउंट एवरेस्ट। ये क्या है, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की ऊंची चोटी है, पहले नंबर की ऊंची चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ये कितनी है, 8,848.86 मीटर। इसकी ऊंचाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8,848.86 मीटर। पहले ये ऊंचाई थी 8,848, लेकिन 0.86 ये हाल ही में वृद्धि दर इसकी दर्ज की गई है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इसकी ऊंचाई, जो कि नवीन ऊंचाई इसकी आकी गई है। एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। ये कहाँ पर है भाई, नेपाल में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ पर है क्या, सिक्किम। और सिक्किम में एक पर्वत चोटी है, सिक्किम में भी एक पर्वत चोटी है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है, उसका नाम मैं लिखूँ कहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका नाम है कंचनजंगा। ये क्या है, कंचनजंगा है। कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो, म्यांमार वाले को मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। फिर सिक्किम में स्थित है भाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 85-86 मीटर। अब देखो एक चीज फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट के काम की चीज होगी आपकी, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये। अब एक चीज फिर से ध्यान में दो, मैंने अभी कहा कि ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये कहाँ पर स्थित है, ये है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय, पहले ही मैंने ये कह दिया था कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हो चुकी है, इसलिए हम इसको पार हिमालय के रूप में जानते हैं। और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय के हिस्से कौन हैं, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर हम भारत में हिमालय के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इनकी चोटी के बारे में पूछते जाएंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है, तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, 8,586 मीटर। लेकिन अगर भारत हिमालय शब्द ना दे दिया जाए, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हिमालय शब्द ना दे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कह दे, सिर्फ ऊंची चोटी, वहाँ पर हिमालय का जिक्र जब नहीं करेगा तो आप बोलोगे K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये कन्फ्यूजन आप अपना क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप फंसना मत वहाँ पर। अब हम देखते हैं कुछ और चोटियाँ।
नेपाल में है यहीं पर मकालू है, क्या है, मकालू है, और यहीं पर है धौलाधर, धौलाधर। लेकिन इनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि मकालू और धौलाधर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो नेपाल में ही स्थित है, बस हो गया। और अन्नपूर्णा शिखर भी आप लिख लो, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी लिख लो, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी कहाँ पर है, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में कौन कौन सी है देखो, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलाधर और अन्नपूर्णा। पूछ लिया जाता है बहुत बार कि अन्नपूर्णा कहाँ पर है, धौलागिरी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है, धौलाधर। अब हम चलते हैं, वृहत हिमालय हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय को। अब हम पढ़ेंगे भाई मध्य हिमालय को, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम चल रहे हैं मध्य हिमालय की ओर। मध्य हिमालय में देखेंगे भाई क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मध्य हिमालय के बारे में देखो, यहां पर हमने देखा कि ये वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय के नीचे क्या होगा, मध्य हिमालय होगा, और मध्य हिमालय के नीचे क्या होगा, शिवालिक हिमालय होगा। ठीक है, शिवालिक हिमालय इसके नीचे होगा। अब मध्य हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हैं वो हम देखें। अगर मध्य हिमालय में अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखो मध्य हिमालय में कुछ पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर। ये चार आप इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले है पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, यह है जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, जो कि मध्य हिमालय का भाग है। यह है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। फिर आपका आता है दूसरा, पीर पंजाल के बाद, पीर पंजाल के बाद आपका आता है धौलाधर। पीर पंजाल के बाद आता है धौलाधर। धौलाधर, धौलाधर जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि ये क्या है, यहाँ पर मैंने धौलागिरी कहना चाहिए था, आप इसको धौलागिरी कर लेना। ठीक है, धौलाधर और धौलागिरी। धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर ये धौलागिरी की बात करेंगे नेपाल में, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो भाई। धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेपाल में। नेपाल में कौन कौन सी हैं, नाग टिब्बा और महाभारत। महाभारत, यह है महाभारत, और यह है नाग टिब्बा। क्या है, नाग टिब्बा। ये कहाँ पर है, ये दोनों, ये है नेपाल में। तो ये है मध्य हिमालय के हिस्से, जो कि पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पीर पंजाल और धौलाधर तो भारत में है, लेकिन महाभारत और नाग टिब्बा जो है वो नेपाल में स्थित है। ये आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। अब हम आगे को चलेंगे, अब हम चलेंगे शिवालिक हिमालय पर। हम चलेंगे शिवालिक हिमालय पर। शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की। इसको हिमालय पाद के नाम से भी जाना जाता है, इसको हिमालय पाद नाम से भी जाना जाता है। बस आपको यहाँ पर से इतना ध्यान में रखना है। ये जो शिवालिक है, ये जो है ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो वह है शिवालिक हिमालय। इनको हिमालयी पाद के नाम से भी जाना जाता है, हिमपाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमालय के सबसे नीचे है तो इसको हिमपाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो और देख लो हिमालय के बारे में। हिमालय जो है ये किस आकार का है, देखो इस आकार का बन रहा है ये हिमालय, इस आकार का बन रहा है ये, इस आकार का। तो ये किस प्रकार का आकार है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये है धनुषाकार। क्या है, धनुषाकार। हिमालय का जो आकार है वो कैसा है, धनुषाकार है। चलो भाई ये हो गया हिमालय के बारे में।
अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। देखो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है एपी में लिख दे रहा हूँ, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है। जब हिमालय इस ओर आ जाता है तो ये एक हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर भी स्थित है। इनके क्या क्या नाम है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर है एक अरुणाचल प्रदेश में डफला, फिर है मिकिर, फिर है अबोर, फिर है यहाँ पर मिसमी, और यहाँ पर है पटकोई बुम। क्या है पटकोई बुम। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डफला पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, मिकिर की चोटियाँ कहाँ पर हैं, अबोर कहाँ पर है, मिसमी कहाँ पर है, पटकोई बुम कहाँ पर है। ये सभी के सभी ये जो 5 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये है अरुणाचल प्रदेश की पर्वत चोटियाँ। हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये म्यांमार में चला जाता है तो इसके जो ऊंची चोटियाँ हैं वो है डफला, मिकिर, अबोर, मिसमी और पटकोई बुम की पहाड़ियाँ। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है वो कौन सी पहाड़ी निर्धारित करती है, तो ये है पटकोई बुम की पहाड़ी, जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर म्यांमार है इनके बीच में स्थित एक पर्वत चोटी है, पहाड़ी स्थित है। फिर यहाँ पर आ जाता है नागालैंड, यहाँ पर आ जाता है नागालैंड, तो यहाँ पर है नागा की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नागा पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में नागा की पहाड़ी हैं। उसके बाद लेमाटोल की पहाड़ी, यहाँ पर है मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, लेमाटोल की पहाड़ी। लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, यह है मणिपुर में। फिर यहाँ पर आ जाते हैं मिजोरम, और मिजोरम में है मिजो की पहाड़ियाँ, मिजोरम में है मिजो की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमालय। हिमालय की हमने पर्वत चोटियाँ देख ली। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी और पश्चिमी चोटी कौन सी है। हिमालय की देखो यहाँ पर है भारत में हिमालय की, ये है हिमालय, और हिमालय की यह है पश्चिम में, यहाँ पर है नंगा पर्वत। यहाँ पर क्या है, नंगा पर्वत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हिमालय जब यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद ये दक्षिण की ओर चले जाता है, यहाँ पर है एक नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, और ये कहाँ पर है, यह है तिब्बत वाले क्षेत्र में, भारत और तिब्बत वाले क्षेत्र में है। ये जो नंगा पर्वत है ये J&K में है, जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, तो हिमालय की जो सबसे पश्चिम में स्थित है वह है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हिमालय की सबसे पूर्व में चोटी कौन सी है, तो वह है नामचा बरवा पर्वत, जो कि भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। तो अब हम चलेंगे इसके बाद आगे की ओर। साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर थोड़ा समझने में आसानी होगी, नहीं तो खिचड़ी टाइप की आपको लगेगी यहाँ पर, और चीज़ें साफ भी नहीं दिखाई देंगी फिर। आप इसको थोड़ा सा समझ लेना। देखो भाई, अगर हम बात करें, यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर क्या स्थित है, यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर क्या है मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं। इसको हम बोलते हैं मेघालय का पठार भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं मेघालय का पठार, या फिर इसी को बोला जाता है शिलोंग का पठार। आपसे पूछ लिया जाएगा कि शिलोंग का पठार कहाँ पर है, ये है मेघालय में। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, 3 चोटियाँ हैं। सबसे पहले आता है गारो, गारो, दूसरा बीच में आता है खासी, गारो खासी,
और तीसरा है जयंतिया। जयंतिया। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो यह है मेघालय में शिलोंग पठार में। जो आप मासिनराम भारत का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है वो इसी खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसी खासी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि मेघालय का हिस्सा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपसे ध्यान में रखनी है। ये गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर की एक जनजाति है, उनके नाम पर ही इनको रखा गया है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें अब समझ में आई होंगी। हम धीरे धीरे करके नीचे की ओर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम ऊपर की ओर चल रहे थे। अब हम नीचे की ओर अगर आते जाएं धीरे धीरे करके, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक आपसे पूछ लिया जाता है, टाइगर हिल कहाँ पर स्थित है? टाइगर हिल। टाइगर हिल की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में। ये भी आप नोट डाउन करके लिख लो, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल की पहाड़ी स्थित है। फिर अब हम आ जाते हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर आ जाते हैं, जो कि अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। कहाँ पर? ये वाला क्षेत्र है राजस्थान वाला, राजस्थान, और ये गुजरात वाला, और यहाँ पर दिल्ली। इस तरीके से यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। महत्वपूर्ण नाम है अरावली पर्वत, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाएगा, नोट डाउन कर लो भाई इंपोर्टेंट करके, कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। कभी कभी इसकी आपसे लंबाई भी पूछ ली जाती कि ये कितना लंबा है, तो ये है 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर गुजरात, गुजरात में पालनपुर है। गुजरात में यहाँ पर क्या है? पालनपुर है। पालनपुर, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पर दिल्ली आ जाता है, दिल्ली का मजनू टीला। दिल्ली में है यहाँ पर मजनू का टीला। तो ये मजनू के टीले तक विस्तारित है। कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है ये अरावली? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक ये क्या है? विस्तारित है। कौन? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अभी मैंने एक मेरे ख्याल से दूसरा है, तीसरा या चौथा, जो 45 दिन में 45 क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था प्रीवियस ईयर में आया हुआ, कि इनमें से कौन सा हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय के हिस्सा कौन सा नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उसमें एक नाम दे दिया था गुरु शिखर। तो गुरु शिखर आप बोलोगे ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है भाई? यह है अरावली पर्वत का हिस्सा, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गुरु शिखर पर क्या स्थित है, तो आप बोलोगे माउंट आबू। माउंट आबू, बहुत से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं माउंट आबू पर। अब आप में से भी बहुत लोग गए होंगे माउंट आबू। तो कहाँ पर स्थित है ये? अरावली पर्वत में गुरु शिखर, जो कि है माउंट आबू। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ये गुरु शिखर भी राजस्थान में है, ये माउंट आबू भी राजस्थान में है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर हम कुछ और चीज़ें देखेंगे इसमें। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमने पढ़ा अरावली, अरावली पढ़ा। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। देखो यहाँ पर है विंध्य पर्वत श्रेणी। यहाँ पर क्या है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर राजस्थान, और यहाँ नीचे है महाराष्ट्र, और यहाँ पर है एमपी, यहाँ पर है झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। तो ये इतने राज्यों में यहाँ पर विस्तारित है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? देखो ये इससे ऊपर को है उत्तर भारत,
इसको हम बोलते हैं उत्तर भारत, और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन विभाजित करता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, तो वह है विंध्य पर्वत श्रृंखला। महत्वपूर्ण, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं आगे को। विंध्य पर्वत भी हमने पढ़ लिया कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ और इसकी क्या खासियत है। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि 5-6 क्लास में आपको पूरा टॉपिक समझाना है, और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझाने के लिए विंध्य पर्वत के बारे में पूरा एक लेक्चर हो जाएगा, बट हम नहीं करेंगे उतना, क्योंकि आपके काम उतना नहीं आएगा अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पर विंध्य पर्वत था। विंध्य पर्वत के अगर हम थोड़ा सा नीचे को आए तो यहाँ पर है सतपुड़ा। यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा पर्वत। क्या है भाई, सतपुड़ा पर्वत। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कौन कौन से राज्यों में स्थित है, तो यह गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में। कहाँ पर है, ये देखो गुजरात वाला क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है, ये गुजरात, और ये लग रहा है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, और ये लग रहा है एमपी वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र यहाँ पर लग रहा है। तो ये 3 राज्यों में विस्तारित है, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। अब यहाँ पर 3 पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सतपुड़ा के बारे में एक चीज़ ये भी ध्यान में रख लेना कि एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। क्या है ये, भारत में कौन सा पर्वत है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भारत में ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो यह है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है वो क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत को मैंने विश्व भूगोल में पर्वत करके एक महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लेना। वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, विश्व भूगोल से पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर देखना। सतपुड़ा में अगर देखें तो 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर कितनी हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं भाई। एक पहाड़ी ये रही, दूसरी पहाड़ी ये रही, तीसरी पहाड़ी ये रही। पहली पहाड़ी को हम बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। दूसरा है हमारा महादेव पहाड़ी, दूसरा है महादेव की पहाड़ी, और तीसरा है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी कौन सा है, तीसरा मैकाल पहाड़ी। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महादेव पहाड़ी पर है धूपगढ़ चोटी। क्या है, धूपगढ़ चोटी। ये कहाँ पर स्थित है, महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी है जो कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करेंगे मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लिया जाएगा तो यह है अमरकंटक। अमरकंटक ये कहाँ पर स्थित है, यह है एमपी वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। मैकाल की पहाड़ी कहाँ पर है, सतपुड़ा पर्वत में जो कि एमपी में पड़ रहा है यहाँ पर, और इसकी जो ऊंची चोटी है वह है अमरकंटक। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें। हमने देखा सतपुड़ा पर्वत, अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। कुछ और चीज़ें अगर हम देखें, सतपुड़ा के बारे में हम आए, देखो अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, नीचे यहाँ पर तक आ गए। ये देखो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं डैश डैश लाइन कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी घाट, क्योंकि ये पश्चिम के क्षेत्र में है इसलिए इसको पश्चिमी घाट नाम दिया गया है। पश्चिमी घाट इसको नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है, पश्चिमी घाट। और जो इस क्षेत्र में होगा इसको हम बोलेंगे पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में शुरुआत होती है इसकी यहाँ महाराष्ट्र गुजरात से, यहाँ पर से स्टार्ट होती है। इसके जो शुरुआती पॉइंट है यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, इसको बोलते हैं कालसुबाई पर्वत चोटी। कालसुबाई पर्वत चोटी। और ये कालसुबाई पर्वत चोटी कहाँ पर है, यह है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गुजरात से थोड़ा सा नीचे, आप मैप में खोलोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। कालसुबाई चोटी आपसे पूछ लिया जाएगा पश्चिमी घाट की सबसे उत्तर में स्थित चोटी कौन सी है, तो यह है कालसुबाई पर्वत चोटी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से वैसे तो बहुत सारी चोटियाँ हैं भाई यहाँ पर, लेकिन हमने सारी चोटियाँ तो पढ़नी है नहीं क्योंकि आपके एग्जाम में जो चोटी आती है उसको हम पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है,
इसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो यह है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर है। अभी हमने देखा था अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की थी 800 किलोमीटर, तो 8 दूना 16, इससे अरावली पर्वत से ये 2 गुना है पूरा पश्चिमी घाट। कहाँ से कहाँ तक है स्थित है ये महाराष्ट्र में कालचुबाई चोटी से नीचे है कन्याकुमारी, नीचे है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी तक है जो कि ये पश्चिमी घाट की श्रृंखलाएं विस्तारित हैं। अब यहाँ पर है केरल, यहाँ पर है केरल और यहाँ पर है तमिलनाडु। ये वाला क्षेत्र आ जाता है तमिलनाडु का और ये वाला क्षेत्र आ जाता है केरल का। केरल और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु के बीच में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है केरल और तमिलनाडु के बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वहाँ पर कहाँ है? ये है नीलगिरी पहाड़ियों पर। महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से सुन लो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है? वो है नीलगिरी पहाड़ियों में, केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में एक है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। ये क्या है? सेकेंड ऊंची चोटी है किसकी? ये है दक्षिण भारत की या फिर पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। तो पहली कौन सी है भाई? पहली कौन सी है उसको भी देखो। पहली है दक्षिण भारत की, यहाँ पर है केरल, केरल में है एक चोटी जिसको नाम है अनाईमुदी। अनाईमुदी चोटी है जो कि दक्षिण भारत की या फिर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है या फिर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूछ लिया जाता, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा जो है वो सेकेंड ऊंची चोटी है। लेकिन अगर नीलगिरी की बात करेगा, अगर आपसे कहेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप डोडा बेटा को टिक करोगे, तब आप डोडा बेटा को टिक करोगे। तो भाई ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही देखना है कि आपकी वीडियो कितनी लंबी बन गई है ये। तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर है गिर पहाड़ियाँ, यहाँ पर गिर पहाड़ियाँ। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि गिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? यहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एशियाई शेर। भारत में एशियाई शेर कहाँ पर पाया जाता है? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो ये पाया जाता है गुजरात की गिर पहाड़ियों में। ठीक है, लिख लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लेना। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और कुछ चीज़ें हैं जो कि अब हम आगे को देखते हैं। पहाड़ियों के बारे में तो हमने देख लिया भाई, पहाड़ी पर्वत हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और चीज़ें देखते हैं भाई। कुछ और चीज़ें क्या है उसको देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मालवा का पठार कहाँ पर है? मालवा का पठार, ये देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मालवा का पठार। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये है राजस्थान एमपी वाला क्षेत्र। यहाँ पर है एमपी वाला क्षेत्र और ये इधर को जो ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये है राजस्थान का क्षेत्र। तो मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो वैसे तो ये मालवा का पठार राजस्थान और एमपी में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में ज्वालामुखी से निर्मित पठार कौन सा है? भारत में ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित ये जो पठार है ये कैसा है? ज्वालामुखी से निर्मित पठार है, मालवा का पठार। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, आई होगा आप लोगों ने।
फिर देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। मालवा का पठार हमने देख लिया। फिर आपको से पूछ लिया जाता है छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है। यह है छोटा नागपुर पठार, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है रांची में। कहाँ पर स्थित है ये? रांची। रांची। ये जो रांची है वो किस राज्य की राजधानी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। रांची जो है किस राज्य की राजधानी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम देखें। अगर इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, इसको भारत, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश इसको कहा जाता है। नोट डाउन कर लो भाई, क्यों कहा जाता है रूर प्रदेश? क्योंकि यहाँ पर जो खनिज हैं, यहाँ पर खनिज संपदा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर पठार में खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अभी जब हम खनिजों के बारे में बात करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखें भाई, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। हाँ, एक और है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। यहाँ पर है दक्कन का पठार। क्या है ये? दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार के बारे में एक चीज़ आपको सबसे ध्यान में रखनी है, कहाँ पर स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और काली मिट्टी में ही आपका कपास सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कपास जो है वो काली मिट्टी में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं दर्रे। अब हम देख लेते हैं दर्रे। कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित है? दर्रों का मतलब होता है कोई एक ऐसा रास्ता जो कि दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दो पहाड़ियों के बीच में स्थित रास्ते को दर्रा कहते हैं। अगर हम ये वाला क्षेत्र देखें, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र देखें, J&K वाला, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं इसको आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर है काराकोरम दर्रा। यहाँ पर कौन सा है भाई? काराकोरम दर्रा है। यहाँ पर खारदुंगला दर्रा है। काराकोरम दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है। और कौन कौन सा है भाई? बुर्जिल है, बुर्जिल है, जोजिला है और बनिहाल है। बनिहाल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा है। ये इतने दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में है। ये जो खारदुंगला दर्रा है ये लद्दाख श्रेणी पर है। अभी हमने पढ़ा था ना कारगिल, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, तो ये जो खारदुंगला है वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और ये काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दर्रों से? हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, HP में दो दर्रे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक है बारालाचा, दूसरा है सिपकिला और तीसरा है रोहतांग दर्रा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बारालाचा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश में, लिख लो। फिर हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात का अगर हम यहाँ पर है तो उत्तराखंड में तो बहुत सारे दर्रे हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जब आप परीक्षा वाले पढ़ते हैं, तो जैसे कि लिपुलेख, माणा, नीति और ये सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। लेकिन हम इस वीडियो में उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तभी हम उत्तराखंड के दर्रे भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ भारत के दर्रे देख रहे हैं। अगर हम बात करें सिक्किम की, यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम में दर्रे हैं, सिक्किम में दो दर्रे हैं, नाथुला
नाथुला और जैलेपला। नाथुला और जैलेपला ये कहाँ पर है दोनों? ये है सिक्किम में। लिख लो भाई, सिक्किम में स्थित है ये दोनों, ठीक है। नाथुला और जैलेपला सिक्किम में। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर है एपी, यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से इसका क्षेत्र लगता है ये वाला, तो ये है एपी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लो। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, मैं नीचे नाम लिख ले देता हूँ। लीखा पानी, यांगयाप, दीफू, ये क्या है? यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और एक और लिख लो, बोमडिला दर्रा। कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर है मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर से दर्रों के बारे में ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर ले जाना। अब महत्वपूर्ण दर्रे और हैं कुछ, उनको भी देख लो। महत्वपूर्ण दर्रे और भी हैं, जैसे थाल घाट का दर्रा, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट का दर्रा है यहाँ पर, फिर है पाल घाट, फिर है भोर घाट। यहाँ पर है भोर घाट और यहाँ पर है पाल घाट और यहीं पर है सेनकोट्टा। यहीं पर है सेनकोट्टा। ये जो थाल घाट दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर स्थित है थाल घाट? ये है महाराष्ट्र में। और ये भोर घाट भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। पाल घाट और सेनकोट्टा ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों हैं केरल में। ये दोनों कहाँ पर हैं? केरल में है भाई। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको आज की वीडियो का कराने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखना। यहाँ पर तक लगता है गुजरात। यहाँ पर तक लगता है गुजरात की सीमा। गुजरात के बाद नीचे आता है गोवा। यहाँ पर छोटा सा है गोवा और गोवा से नीचे आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कर्नाटक वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है, यहाँ पर कर्नाटक वाला क्षेत्र है। और नीचे है हमारा कन्याकुमारी। अब गुजरात और गोवा के बीच में कौन सा तट स्थित है ये आपसे पूछ लिया जाता है। गुजरात और गोवा के बीच में कौन सा तट स्थित है? इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। गोवा और कर्नाटक के बीच में कौन सा स्थित है? ये है कन्नड़ तट। इसी को बोला जाता है केनरा तट बोला जाता है। कर्नाटक और कन्याकुमारी के बीच में कौन सा तट स्थित है? इसी को बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है भाई, ये तट आप ध्यान में रख लो कि कौन कौन से तट कहाँ पर स्थित हैं। तो आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण चीज़ें की हैं भाई। आज के वीडियो में हमने क्या कर रखे हैं, सभी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमने कर रखी हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, पूछी जा सकती हैं। तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, अच्छी तरीके से रिवीजन करना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना। अगली वीडियो में फिर लेके आऊँगा कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नदियों के बारे में लेके आऊँगा मैं अगली वाली वीडियो में, तो नदियों के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के आना, बाकी मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।